जय हिंद। मेरा नाम शांति मिश्रा है और मेरा विषय है प्रेमचंद्र मेरी नज़र में। आवाज़ सुन। आज ये सभा जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी और मैथिली शरण गुप्त की जयंती के उपलक्ष्य पर रखी गई है। इसी कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विषय पर आती हूँ। प्रेमचंद्र जी कल भी प्रासंगिक के विषय थे और आज भी प्रासंगिक के विषय ही हैं और कल भी रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि जब तक समाज में व्याप्त कुरीतियां और रूढ़िवादिता, दलितों, महिलाओं का शोषण व किसानों के हक की बात को दबाया जाएगा, तब तक प्रेमचंद्र जी का साहित्य उमड़कर बाहर आएगा। जब तक समाज में इन समस्याओं का निदान नहीं होगा, सरकार के द्वारा इन समस्याओं के निदान की कोई योजनाएं सामने नहीं आएंगी, तब तक प्रेमचंद्र जी की व उनके साहित्य को लिखने की वजह प्रासंगिक होती रहेगी। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इन्होंने जब अपनी रचनाओं को लिखना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम इन्होंने उर्दू भाषा में कहानी लिखी जिसका नाम है सोजे वतन। वो राष्ट्र प्रेम पर आधारित थी, लेकिन अंग्रेजों ने उस कहानी को जला दिया और राष्ट्रवाद को दबाने की पूर्ण कोशिश की, परंतु सच की राख झूठ के महल को कभी भी नहीं दबा सकती है। इसी के तहत मैं प्रेमचंद्र जी की आगे की बात बता रही हूँ। साहित्य को सच्चाई के धरातल में उतारने वाली शख्सियत थे मुंशी प्रेमचंद्र जी। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न और बेमिसाल साहित्यकार थे। उनकी रचना तत्कालीन इतिहास में दिखाई देती है। उनका जो इतिहास है वो आज भी बोलता है। उनके अंदर गरीबों और पीड़ितों के दुखों के लिए अपार और अथाह सहानुभूति उनके दिल में व्याप्त थी। आधुनिक हिंदी के पितामह और उपन्यासकार कहे जाने वाले प्रेमचंद्र जी ने जनसाधारण की भावना को व उस परिस्थिति को बहुत गहराई से देखा और अपनी कलम में उसी गहराई को उतारने की पूर्ण कोशिश की और वो चित्रार्थ भी हुआ। उनकी लेखन कला साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी साहित्य का विकास अधूरा है। उन्होंने पूरी पीढ़ी को झकझोर कर रख दिया। अगर उन प्रेमचंद्र जी के साहित्य को जो व्यक्ति पढ़ता है उसको आज के समाज में व्याप्त कुरीतियां हूबहू उसके सामने चित्रार्थ होती रहती हैं। इनकी कहानी केवल कहानी नहीं थी बल्कि एक प्रकाश की तरह थी जो सामाजिक और व्यक्तिगत भ्रांति को मिटाने का काम कर रही है। मानवीय पक्ष के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और ऐतिहासिकता पर भी इनकी कहानियां आधारित थी। उन्होंने शोषण, अंधविश्वास, भोग और स्वार्थ व अन्याय का खुलकर विरोध किया है। उनकी कहानियों को पढ़कर मानो ऐसा लगता है कि उनके साहित्य में कलम नहीं उनकी आत्मा बोल रही है। प्रेमचंद्र जी की कहानियों में, उपन्यास में जो दुख दिखते हैं वो असल में उनकी जीवन के दुख हैं। जब वो 8 वर्ष की उम्र के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया था। तो दूध के दाम जो कहानी में मंगल नाम का बालक है वो असल में मंगल नाम का बालक कोई और नहीं है, वो स्वयं मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं जो उनके जीवन में ये बताते हैं कि एक बिना माँ का बेटा कैसे, उसके साथ क्या क्या होता है, वो कहानी में उन्होंने चित्रार्थ किया है। जब उनके पिता 50 वर्ष के हुए, उनका देहांत हो गया तो उन पर गरीबी का बोझ आ गया। तो उन्होंने गरीबी देखी कि किस प्रकार गरीबी होती है, कैसे लोग जूझते हैं। उन्हीं गरीबी को उन्होंने अपनी कहानी का केंद्र बिंदु बनाया और उसको आगे लिखने की प्रेरणा उन्हें उसी घटना से उनको मिली। जो प्रेमचंद्र जी के पिताजी थे उन्होंने बेमेल शादी कर ली थी, तो परंतु उनकी जो पत्नी थी वो अनदेखी थी, अनजानी थी। अचानक उनसे मिलाप हुआ तो उन्हें कुछ भी नहीं अच्छा लगा। इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि मैं विधवा बाल विवाह का समर्थन करूंगा और उन्होंने, उनकी पत्नी जो शिवरानी है वो विधवा थी और उन्होंने बाल विवाह किया था। तो ये भी उनने निर्मला में जो बेमेल विवाह हुआ है उसका भी विषय उनके जीवन से ही चित्रार्थ होता है। सेवा सदन एक नारी की पराधीनता, दहेज प्रथा और मध्यम वर्ग की आर्थिक व सामाजिक समस्या को प्रमुखता से पेश किया है। सेवा सदन एक उपन्यास जरूर है पर पाठक की तत्कालीन समाज में चल रही प्रथा को अच्छी व बुरी समस्या के माध्यम से जीवन में चित्रार्थ मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कर
प्रेमचंद्र जी के द्वारा किया गया है। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी एक कहानी है। शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को ओत-प्रोत करके अपनी कहानी में दिखाने का प्रयास किया हुआ है। पूस की रात, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र जी की 300 कहानियों में से कुछ प्रमुख कहानियों का संग्रह है, जो मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ बताने का प्रयास कर रही हूँ कि किस कहानी में क्या प्रासंगिक है। पूस की रात, पूस की रात में जमींदार और महाजनी प्रथा के शोषण व अत्याचार तथा कर्ज की जाल में फंसने व किसान का मजदूर बनने वाले लोगों का मार्मिक चित्रण किया गया है और इसका विरोध भी किया गया है। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा जो कहानी है उसमें आर्थिक व सामाजिक परिवेश पर आधारित है, जिसमें अधिकारी वर्ग धन की लालच में एक गलत आदमी का साथ दे देते हैं और जरा सा भी नहीं कतराते हैं। तो प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी के माध्यम से ये बताया है कि इंसान को चाहे जितना भी धन या किसी भी अन्य चीजों का लालच दिया जाए, लेकिन व्यक्ति को अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। ईदगाह, ईदगाह में एक मार्मिक बालक का चित्रण किया कि वह किस प्रकार अपनी दादी को अपने कुछ पैसों, जिससे उसकी भी जरूरतें पूरी हो सकती थी, परंतु उसने बाल्य अवस्था में अपनी जरूरतों को किनारे रख करके अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आया है। तो उस कहानी से ये बताया गया है कि एक अच्छा साहित्यकार किसी जंजीर, धर्म, मजहब का मोहताज नहीं है, उसकी सोच खुली होनी चाहिए। फिर कर्मभूमि, कर्मभूमि जो है उपन्यास, उसमें तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक समस्याओं में प्रकाश डाला गया है। किसान आंदोलन, छुआछूत जैसी कुरीतियां, मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश न होने जैसी संवेदनशील घटनाओं का चित्रण हुआ है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा भी एक इनका उपन्यास है। विधवा समस्या के समाधान के रूप में लिखित एक सामाजिक उपन्यास है, जिसमें विधवा समस्या को रूढ़िगत व आध्यात्मिक नजरिए से न देख करके उसकी रोजी रोटी का समस्या पर प्रकाश डाला गया। अपने समाज में जिनके पति अगर चले जाते हैं तो उनको बुरी नजर से देखा जाता, उसके पीछे छिपी उनकी समस्याओं को नहीं देखा जाता कि एक विधवा औरत इस समाज में कैसे लड़ रही है रोटी के लिए, कैसे बच्चे पालने के लिए। तो मुंशी प्रेमचंद इन्हीं सब घटनाओं को अपनी कहानियों के माध्यम से समाज को रूबरू करवाया है। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। तो मुंशी प्रेमचंद मेरी नजर में, ये सब तो उनकी कहानियां थी जो मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताई। प्रेमचंद्र जी को पढ़ना और उन चुनौतियों का सीधा अनुभव है, जिसमें समाज दूर होता आया है और आज भी दूर हो रहा है, परंतु सरकार अब इस पर काम कर रही है। इन चुनौतियों का हल भी ढूंढ रही है। गरीबी, दलित, स्त्री, मजदूर, रिश्वतखोरी, बेमेल विवाह, विधवा विवाह, धार्मिक पाखंड, मानवीय पाखंड का खत्म होना, ऐसे ही महत्वपूर्ण चुनौतियां उनके साहित्य का केंद्र बिंदु रही हैं। प्रेमचंद्र जी की कहानी, उपन्यास की समस्या आज मुंह बाए खड़ी हुई है, आज भी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। सोचे वतन जैसी कहानी के माध्यम से सच की प्रतियां भले ही आप जला दें, लेकिन सच की राख किसी झूठ के महल से ज्यादा ताकतवर होती है। पंच परमेश्वर में प्रेमचंद्र जी कहते हैं, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे साहब? क्या अपन एक अधिकारी बन जाएंगे तो क्या बिगाड़ के डर से अपन अच्छे काम नहीं करेंगे? ये चीज उन्होंने अपने पंच परमेश्वर में बताया है। इंसान की कलम तभी चलती है जब उसने समस्या का या उस घटना का अपने जीवन में महसूस किया हुआ है। आपकी कलम तब तक नहीं चल सकती जब तक आप उस साहित्य को, इतिहास को रूबरू होकर नहीं पढ़ेंगे। तो और प्रेमचंद्र ने समाज को ये भी बताया है कि व्यक्ति के अंदर अगर प्रतिभा है तो उसके सामने गरीबी, निम्न वर्ग, दलित वर्ग या उच्च वर्ग जैसी समस्याएं उसका रोड़ा नहीं बन सकती हैं। कलम एक ऐसी ताकत है जिसको बिना अस्त्र उठाए भी इंसान अपने समाज की व्याप्त कुरीतियों को समाज के सामने ला सकता है। कलम एक ऐसी ताकत है जिसमें व्यक्ति जागरूक भी कर सकता है और पढ़ाई व कलम को व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का सबसे बड़ा हथियार है। जिस प्रकार चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गरीबों की, दलितों की और किसानों